तो देखो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था क्या, लास्ट पढ़ा था हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये कंप्लीट हो गया था। तो इसी में एक छोटा सा केस है, उसी को आगे बढ़ाते हैं। कि मैंने आपको बताया था कि यंग के ड्यूजेटरी प्रयोग में अपन कैसा स्रोत काम में लेते हैं, मोनोक्रोमेटिक मतलब एक वर्णी प्रकाश स्रोत काम में लेते हैं, एक रंग का एक कलर का प्रकाश स्रोत काम में लेते हैं नहीं। लेकिन अब केस में आपको क्या बता रहा हूँ कि जब हमने एक वर्णी प्रकाश स्रोत काम में लिया था, यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक एक वर्णी प्रकाश स्रोत हमने जब काम में लिया था, तो उस केस में आपने देखा था कि जो फ्रिंज बनी थी वो फ्रिंज कैसी बनी थी, बराबर चौड़ाई की बनी थी, एकांतर क्रम में काली और चमकीली। एक फ्रिंज चमकीली थी, एक फ्रिंज थी काली। काली और चमकीली फ्रिंजें बराबर चौड़ाई की बनी थी एकांतर क्रम में। ये था एक वर्णी मतलब एक रंग का। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, आप जानते हो सभी। उनमें से कोई भी एक रंग का जब प्रकाश स्रोत अपन काम में लेंगे तो बराबर चौड़ाई की एकांतर क्रम में काली और चमकीली फ्रिंजें प्राप्त होंगी। लेकिन अब केस क्या है, हम ये कह रहे हैं कि यंग के ड्यूजेटरी प्रयोग में यदि एक वर्णी प्रकाश स्रोत की जगह पे यदि क्या ले लिया जाए बताओ, श्वेत प्रकाश का उपयोग किया जाए। एक वर्णी प्रकाश स्रोत की जगह श्वेत प्रकाश, आप समझते हो ना, श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। तो अगर श्वेत प्रकाश का उपयोग किया जाए तो फ्रिंज कैसी बनेंगी, क्या क्या प्रभाव होंगे, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो समझे आप। अगर यह एक वर्णी प्रकाश स्रोत की जगह पे श्वेत प्रकाश स्रोत काम में लिया जाए, तो जब श्वेत प्रकाश स्रोत काम में लेंगे हम, तो क्या होने वाला है, तो आप समझे ध्यान से। श्वेत प्रकाश की यदि अपन बात करें तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, 7 रंगों से मिलकर बना होता है। और जो 7 रंग हैं उनकी जो तरंग दैर्ध्य है वो तरंग दैर्ध्य लगभग 3800 एंगस्ट्रम से और 7200 एंगस्ट्रम के बीच में होती है। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि हर रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होगी, अलग अलग होगी या नहीं। लेकिन हमने फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला पढ़ा था, बीटा बराबर लैम्डा डी बाई डी, ये तो पढ़ा था। और इससे समझ आया था कि बीटा डिपेंड्स ऑन लैम्डा, फ्रिंज चौड़ाई तरंग दैर्ध्य के समानुपाती होती है नहीं, यही अपने समझ में आया था। अब मैं कह रहा हूँ कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होंगे और 7 रंग जो होंगे वो 7 रंग क्या होंगे, अलग अलग तरंग दैर्ध्य वाले होंगे। तो तरंग दैर्ध्य यदि अलग अलग होगी तो फ्रिंज चौड़ाई भी अलग अलग मिलेगी। हम जानते हैं कि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य जो होगी वो ज़्यादा होती है किससे बताओ, बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य से। तो इससे साफ पता लगता है कि फ्रिंज चौड़ाई तरंग दैर्ध्य के समानुपाती होती है। तो इसका मतलब लाल रंग की फ्रिंज चौड़ाई ज़्यादा होगी और बैंगनी रंग की फ्रिंज चौड़ाई कम होगी। तो समझ आया। अगर श्वेत प्रकाश काम में लेते हैं यंग के ड्यूसलेट प्रयोग में, तो लाल रंग की जो फ्रिंज चौड़ाई वो सबसे ज़्यादा होगी और बैंगनी रंग की फ्रिंज चौड़ाई सबसे कम होगी। अर्थात प्रत्येक रंग की फ्रिंज की चौड़ाई अलग अलग होगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपके समझ में आया। एक वर्णी प्रकाश स्रोत में एक ही कलर का प्रकाश लेते हैं, एक ही रंग का प्रकाश लेते हैं तो फ्रिंज चौड़ाइयाँ समान आती हैं। और श्वेत प्रकाश स्रोत यदि अपन लेते हैं तो उसमें क्या होता है बताओ, उसमें हर रंग की तरंग दैर्ध्य अलग अलग है, तो हर रंग की फ्रिंज चौड़ाई भी आपको कैसी मिलेगी बताओ, अलग अलग मिलेगी। पहली बात क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब दूसरी बात अगर बात करें तो यहाँ पे ये जो केंद्रीय फ्रिंज बनेगी, जैसे यहाँ अपन ने स्रोत लिया तो स्रोत से अपन आगे गए तो ये मान लो कि ये पर्दे पे ये कैसी फ्रिंज बन रही है, ये वाली बताओ केंद्रीय फ्रिंज। केंद्रीय मतलब सेंटर में मतलब बीचों बीच में। ये पर्दा है, इसका आधा पोर्शन ऊपर है आधा नीचे, तो बीचों बीच में जो फ्रिंज बन रही है इस फ्रिंज की बात कर रहे हैं अपन। तो केंद्रीय फ्रिंज कैसी बनेगी, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे अपने 2 स्लिट होंगी, S1 और S2, दोनों से प्रकाश आएगा। तो पहली स्लिट से प्रकाश यहाँ पे आएगा ऐसे, दूसरी स्लिट से प्रकाश यहाँ पे ऐसे आएगा या नहीं बताओ। आप देख पा रहे हो कि जब ये प्रकाश की तरंग यहाँ तक पहुँचेगी और S2 से यहाँ तक पहुँचेगी तो दोनों केस में जो तरंग है वो समान पथ जो है वो पूर्ण करेगी, मतलब समान पथ के अनुदिश चलेगी। जितना पथ ये तय करेगी उतना ही पथ ये तय करेगी। तो दोनों का पथ समान होगा
दोनों का पथ समान होगा तो दोनों तरंगों के पथों का अंतर अर्थात पथांतर क्या हो जाएगा बताओ, 0। और अगर पथांतर यदि 0 हो गया, पथांतर 0, तो आपको फॉर्मूला बताया था कलांतर, फाई बराबर 2π/λ इंटू पथांतर। तो जब पथांतर 0 हो गया तो कलांतर भी कितना हो जाएगा बताओ, 0। तो कलांतर 0 हो गया, और जब कलांतर 0 हो तो कौन सा व्यतिकरण होता है आप बताओ, संपोषी व्यतिकरण होता है नहीं। तो कलांतर 0 होने के कारण यहाँ संपोषी व्यतिकरण होगा। तो आप देखना, जैसे बैंगनी रंग की किरणें जब यहाँ पे अध्यारोपित होंगी तो संपोषी व्यतिकरण होगा अधिकतम तीव्रता, तो बैंगनी रंग अधिकतम दिखाई देगा। फिर बैंगनी के बाद नीला, हरा, पीला, जो भी रंग है, नारंगी, लाल, सबकी तरंगें शून्य पथांतर और शून्य कलांतर पर एक दूसरे पर अध्यारोपित होंगी, तो संपोषी व्यतिकरण होगा। और ये सभी रंग एक ही जगह पे एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे, अतिव्यापन होगा। तो सभी रंगों के अतिव्यापन से पुनः यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ कैसी फ्रिंज प्राप्त होगी आपको, श्वेत फ्रिंज प्राप्त होगी, क्योंकि सभी 7 रंगों का अध्यारोपण हो गया, अतिव्यापन हो गया। तो अतिव्यापन से वो पुनः कैसा बन जाएगा बताओ, श्वेत बन जाएगा। तो इसमें क्या होगा, केंद्रीय फ्रिंज आपको श्वेत प्राप्त होगी, पहली बात। दूसरी बात मैंने अभी भी बताई थी कि अन्य फ्रिंजों में क्या होगा, हर फ्रिंज की फ्रिंज चौड़ाई अलग अलग होगी। तीसरी बात, केंद्रीय फ्रिंज से ऊपर की ओर जाएं या फिर नीचे की ओर, मतलब केंद्रीय फ्रिंज से या तो ऊपर की ओर जाओ या नीचे की ओर, तो दोनों तरफ किधर भी जाओगे तो केंद्रीय फ्रिंज के सबसे पास वाली फ्रिंज जो होगी वो कैसी होगी बताओ, लाल रंग की होगी। और सबसे दूर वाली फ्रिंज कैसी होगी बताओ, बैंगनी रंग की होगी। और उसके बाद भी यदि आगे बढ़ें, जैसे लाल से बैंगनी, उसके बाद भी आगे बढ़ें तो उसके बाद प्रकाश की तीव्रता कम होती जाती है, तो व्यतिकरण प्रतिरूप स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो ये आपके समझ में आया। अगर यंग द्विध्रुवी प्रयोग में एक वर्णी प्रकाश स्रोत की जगह अपन श्वेत प्रकाश स्रोत यूज करें तो इस तरह की फ्रिंजों का निर्माण होगा। बोलो होगा या क्लियर है? तो ये आपने पढ़ा यंग का द्विसलिट प्रयोग, यंग का द्विध्रुवी प्रयोग। आगे यदि अपन बात करें तो नया टॉपिक लेते हैं। तो नए टॉपिक में आता है आपके पास विवर्तन। तो इस विवर्तन को आपको ध्यान से समझना है। तो विवर्तन देखो, आप इस चैप्टर में 2 बड़े क्वेश्चन बनते हैं 4-4 नंबर के। एक तो यही था जो लास्ट क्लास में आपको कराया था, यंग का द्विध्रुवी प्रयोग। और अगर ये नहीं आता है एग्ज़ाम में तो इसके अल्टरनेटिव में, इसके दूसरे ऑप्शन में आता है विवर्तन से रिलेटेड। तो पहले विवर्तन पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो 4 नंबर का क्वेश्चन कौन सा होगा। तो विवर्तन क्या होता है? विवर्तन क्या है? एक प्रकाशिक घटना है। प्रकाशिक घटना कैसी बताओ, कि ऐसी घटना जिसमें प्रकाश किसी द्वारक या अवरोधक या स्लिट के किनारों से जाके मुड़ जाता है। किनारों से जाके मुड़ना, जैसे आप समझना, जैसे मान लो कि ये लकड़ी का कार्डबोर्ड है, ऐसे ही है या नहीं, आयताकार लकड़ी का बना कार्डबोर्ड है, इसमें छोटा सा हॉल छोड़ दिया। अब बताओ, इधर यदि अपन कोई बल्ब जलाएं, ऐसा इधर यदि अपन कोई बल्ब जलाएं यहाँ पे, तो अगर बल्ब जलाएंगे तो यहाँ प्रकाश आएगा, और प्रकाश आएगा तो ये प्रकाश इस क्षेत्र में, इस कार्डबोर्ड के इस क्षेत्र में कैसे फैलेगा? इस तरीके से फैलता है ऐसे। क्यों फैलता है ऐसे? क्योंकि ये जो छोटा सा छिद्र है जिसको अपन स्लिट बोलते हैं, स्लिट या फिर द्वारक या फिर अवरोधक, तो इस छिद्र से जब प्रकाश आएगा तो ये छिद्र एक नए प्रकाश स्रोत की तरह व्यवहार करेगा। तो इससे कैसे तरंगाग्र बनेंगे बताओ? गोलीय तरंगाग्र बनेंगे या नहीं? तो प्रकाश क्या होता है, इस किनारों से यहाँ से मुड़ जाता है, ऐसा फैल जाता है नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल टॉर्च की बात करें, अपन टॉर्च जलाते तो टॉर्च में आगे आप देखते हो ना, आगे छोटा सा एक स्लिट होती है। स्लिट मतलब वो प्लास्टिक का सा एक रिंग सी होती है नहीं? जैसे टॉर्च जलाते हैं तो लाइट कैसे होती है, यूँ फैलती है, यूँ। इसका मतलब क्या होता है, वो प्लास्टिक की जो रिंग है उस रिंग के किनारों से वो लाइट मुड़ जाती है नहीं? तो प्रकाश की यही घटना क्या कहलाती है बताओ? विवर्तन। तो विवर्तन की डेफिनेशन हो गई क्या, कि प्रकाश का किसी स्लिट या द्वारक या अवरोधक के किनारों से मुड़ना और ज्यामितीय छाया क्षेत्र में फैलना, यही क्या कहलाता है बताओ? प्रकाश का विवर्तन। फिर से सुने,
प्रकाश का किसी भी स्लिट, अवरोधक या द्वारक के किनारों से मुड़ने की घटना क्या कहलाएगी? प्रकाश का विवर्तन। क्लियर है? तो ये अपने पास विवर्तन की डेफिनेशन हुई। अब विवर्तन कब हो सकता है ये देखें आप। जैसे मैंने आपको बोला एक लकड़ी का कार्डबोर्ड है जिसमें एक यहाँ पे स्लिट है। ये स्लिट का मतलब है कि एक छिद्र छोड़ा हुआ है। अब मान लो कि ये आपतित प्रकाश है, ये प्रकाश की किरणें हैं जो समांतर आ रही हैं। और आपको पहले बताया है कि समतल तरंगाग्र ऐसे होते हैं, समतल तरंगाग्र ऐसे, इस तरीके से समझाया था आपको शुरू में। तरंगाग्र 3 प्रकार के होते हैं, चैप्टर में बताया था नहीं। तो ये प्रकाश के संचरण की दिशा है, या ऐसे किरणों की दिशा ले सकते हो, और ये हो गए तरंगाग्र। तो तरंगाग्र और प्रकाश संचरण की दिशा सदैव एक दूसरे के लंबवत होती है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये प्रकाश की किरणें ऐसे आपतित हो रही, तो फिर समतल तरंगाग्र कैसे होने चाहिए? इनके लंबवत। तो इनके लंबवत, ये डंडा खींच के मैंने आपको बताया, ये आप समझ पा रहे हैं, तिरछे रखे हुए हैं। अगर इन्हें सीधा रख दे यूँ तो आपको कैसे दिखाई देंगे? ये एक लाइन की तरह दिखाई देंगे। तो ये क्या है? समतल तरंगाग्र, जो कि प्रकाश की संचरण की दिशा के लंबवत है। तो हम ये कह रहे हैं कि एक स्लिट है या द्वारक है, इसका आकार, इसकी चौड़ाई, इसकी साइज ए है। अब जब प्रकाश यहाँ आपतित होगा, आप समझ पा रहे हो, ये स्लिट है आपकी लकड़ी का कार्डबोर्ड, उसमें छोटा सा छेद जिसका आकार कितना है ए। जब प्रकाश यहाँ आपतित होगा तो देखना आप, अगर आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो है वो इस स्लिट के आकार के ऑर्डर की है, क्रम की है। ऑर्डर की होने का मतलब ये कि ऐसा कह सकते हो आप कि जो स्लिट का आकार है वो आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से ज़्यादा है, तरंगदैर्घ्य से ज़्यादा है या इसके बराबर है, तो इस केस में विवर्तन की घटना प्रेक्षित नहीं होगी। ये जो स्लिट का आकार है, आकार मतलब जैसे अगर वृत्ताकार स्लिट है तो उसकी त्रिज्या, तो ये जो स्लिट का आकार है अगर ये आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से बड़ा है या इसके बराबर है लगभग, तो इस केस में विवर्तन की घटना प्रेक्षित नहीं होती है। विवर्तन नहीं होगा। विवर्तन नहीं होगा तो मतलब प्रकाश जिस प्रकार से आपतित हो रहा है उसी प्रकार से आगे निकल जाएगा, कोई विवर्तन प्रेक्षित नहीं होगा। मतलब समतल तरंगाग्र आपतित होंगे तो समतल तरंगाग्र ही आगे निकल जाएंगे। लेकिन यदि इस स्लिट का आकार यदि छोटा है आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से, अगर स्लिट का आकार ए आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से कम है या फिर आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के क्रम से कम क्रम का है, क्रम का मतलब होता है 10 की घात, जैसे आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 10 की घात -7 में, तो इसका क्रम भी या तो उसके आसपास हो या उससे कम होना चाहिए। ठीक है, आसपास, एग्जैक्ट बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो स्लिट का आकार आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से कम है तो इस केस में विवर्तन की घटना प्रेक्षित होगी। कैसे? देखो, ये जो स्लिट है इसका आकार कर दिया हमने कम, तो इस केस में क्या होगा कि ये स्लिट नए प्रकाश स्रोत की तरह व्यवहार करेगी। प्रकाश यहाँ से आएगा तो ये किनारों पे जाके ये प्रकाश ऐसे मुड़ जाता है, इस तरीके से फैल जाता है। ये एक नए प्रकाश स्रोत की तरह व्यवहार करता है, छोटे प्रकाश स्रोत की तरह। और छोटे प्रकाश स्रोत से कैसे बनेंगे बताओ? ये वृत्ताकार प्रकाश स्रोत है, एक तरह से गोलीय प्रकाश स्रोत बोल सकते हो। तो इससे कैसे तरंगाग्र बनेंगे? गोलीय तरंगाग्र। तो अगर स्लिट का आकार, द्वारक का आकार आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से कम है तो ये जो समतल तरंगाग्र है ये किस में परिवर्तित हो जाएंगे? गोलीय तरंगाग्रों में परिवर्तित हो जाएंगे। अर्थात प्रकाश जो है वो किनारों से मुड़ जाएगा। तो प्रकाश यदि किनारों से मुड़ गया तो इसी घटना को अपन क्या बोलते हैं? विवर्तन। तो ये चीज़ क्लियर हुई। विवर्तन कब संभव है? विवर्तन तभी संभव है जब स्लिट या द्वारक का आकार आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से कम हो। स्लिट या द्वारक का आकार आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से कम हो, तब विवर्तन की घटना होगी। और विवर्तन होता क्या है? प्रकाश का किसी स्लिट या द्वारक के किनारों से मुड़ने की घटना क्या कहलाती है बताओ? विवर्तन कहलाती है। क्लियर है? तो ये हो गया आपके पास विवर्तन। अब यदि अपन बात करें तो एक होता है ध्वनि और एक हो गई प्रकाश। तो मैं आपको एक छोटा सा स्टेटमेंट बताऊं, एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है कि ध्वनि का विवर्तन प्रकाश की तुलना में आसानी से हो जाता है। ध्वनि का विवर्तन प्रकाश की तुलना में आसानी से हो जाता है। क्यों? वाई?
क्यों होता है? क्योंकि अब समझना, अब मैं आपको समझाता हूँ। आपके पास ये 2 कमरे हैं, बीच में दीवार है, यहाँ पे एक टीवी रखा हुआ है, टेलीविज़न, इसको चला दिया इस कमरे में। यहाँ एक छोटा सा हॉल छोड़ दिया, यहाँ छोटा सा हॉल, छोटा सा चित्र। आप इधर बैठे हो, इस जगह पे बैठे हो नहीं? बोलो, इस कमरे में हो आप, इसमें टीवी चला के छोड़ दिया, इस कमरे में अंधेरा है। जब आप यहाँ बैठे हो तो क्या टीवी की स्क्रीन या टीवी पे चलने वाले सभी चित्र, आप यहाँ छेद के पास नहीं हो, ये जो छिद्र है, ये जो स्लिट है, इससे दूर हो, तो क्या टीवी पे चलने वाले सभी चित्र या टीवी से निकलने वाली संपूर्ण लाइट, संपूर्ण प्रकाश जो है, वो संपूर्ण प्रकाश इस कमरे में आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। टीवी से जो उजाला होगा, टीवी तो एक प्रकाश स्रोत है, तो इससे जो उजाला होगा, तो क्या वो संपूर्ण उजाला जो इसमें फैला हुआ, वो संपूर्ण उजाला इस कमरे में आ जाएगा? नहीं आएगा। थोड़ा बहुत आएगा इस छिद्र से, आएगा या नहीं? लेकिन टीवी की आवाज़ जितनी भी होगी यहाँ, उतनी आवाज़ आपको इस कमरे में सुनाई देगी। आवाज़ मतलब ध्वनि, तो ध्वनि तो जितनी यहाँ उतनी इस कमरे में सुनाई दी, लेकिन प्रकाश जितना यहाँ है उतना इस कमरे में नहीं होगा, कम होगा। तो इससे क्या साबित होता है? एक उदाहरण है, इससे क्या साबित होता है कि जो प्रकाश का विवर्तन है वो ध्वनि की तुलना में क्या होता है, बताओ? कम होता है। अब इसके कारण देखो क्यों कम होता है। आप जानते हो, अभी मैंने बताई थी कि श्वेत प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है वो 3800 से 7200 एंगस्ट्रम तक होती है। आप ऑर्डर पता करो, इसका क्रम कितना है, 7200 या 3800, किसी से ही चेक कर लो, 7200 से देख लो। एंगस्ट्रम का मतलब 10 की घात -10, और यहाँ पॉइंट लगाएं, इधर पॉइंट, तो 1000 का भाग दे दें और 1000 से गुणा कर दें, तो हो गया 7.2 गुणा 10 की घात -7। तो क्रम क्या निकल के आया? इस आगे की संख्या को भूल जाओ, इसको बोलते हैं ऑर्डर, क्रम। तो बताओ क्रम क्या होगा? 10 की घात -7। तो हम समझे कि जो प्रकाश है, जो सूर्य का प्रकाश है, उसका जो क्रम होता है वो क्या होता है? 10 की घात -7 होता है नहीं? तो आपतित प्रकाश जो है उसकी तरंग दैर्ध्य जो है वो 10 की घात -7 के क्रम की होती है, मतलब उसकी तरंग दैर्ध्य 10 की घात -7 के गुणक के रूप में होगी या नहीं? अब ज़रा सोच के देखो, अपने क्या है कि स्लिट का आकार क्या होना चाहिए? तरंग दैर्ध्य से कम होना चाहिए। तो क्या इससे छोटी तरंग दैर्ध्य बना सकते हैं? इससे छोटी स्लिट बना सकते हैं? मैं कह रहा हूँ तरंग दैर्ध्य का क्रम हो गया लगभग 10 की घात -7, मतलब 1/1, 2, 3, 4, मतलब 0.00000001, ऐसा हुआ है नहीं? बोलो, तो क्या इतने छोटे आकार की स्लिट बनाना पॉसिबल है क्या? इतने छोटे आकार की स्लिट बनाना पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो इतने छोटे आकार की स्लिट बनाना पॉसिबल नहीं है, या बड़ी मुश्किल से बनेगी। अगर पॉसिबल होगी भी तो बहुत मुश्किल से बनेगी। तो इससे क्या साबित होता है कि जो प्रकाश होता है उस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का क्रम पहले से ही बहुत कम होता है, और विवर्तन कराने के लिए क्या चाहिए? इस क्रम से भी छोटे आकार की स्लिट बनानी पड़ेगी। तो इतनी छोटी स्लिट बनाना मुश्किल है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रकाश का जो विवर्तन है वो कम होता है। जबकि ध्वनि की बात करें तो ध्वनि की तरंग दैर्ध्य है वो ज़्यादा होती है। ध्वनि की तरंग दैर्ध्य क्या होती है बताओ? ज़्यादा, प्रकाश की तुलना में कहीं ज़्यादा होती है। तो ध्वनि की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है, तो तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होने के कारण ऐसी स्लिट बनाना आसान हो जाता है जो ध्वनि की तरंग दैर्ध्य से कम आकार की हो। इसलिए ध्वनि का विवर्तन प्रकाश की तुलना में अधिक होता है। एक और रीज़न है, आपने देखा होगा, एक और रीज़न क्या है? आपने देखा होगा कि जो प्रकाश तरंगें वो कैसी होती हैं बताओ? अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है नहीं? बोलो। जबकि ध्वनि तरंगें जो होती हैं, ध्वनि तरंगें वो अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती हैं। समझते हो ना अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य? अनुप्रस्थ का मतलब ऐसी तरंगें जिनमें माध्यम के कणों के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत हों, और अनुदैर्ध्य मतलब ऐसी तरंगें जिनमें माध्यम के कणों के कंपन तरंग संचरण की दिशा में हो। तो प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं, जबकि ध्वनि तरंगें
अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती हैं, इसलिए ध्वनि तरंगों का विवर्तन ज़्यादा होता है। बाकी बेस्ट जो आंसर है वो यही है कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जो है वो बहुत कम होती है और उससे छोटे आकार की स्लिट बनाना मुश्किल है, जबकि ध्वनि की तरंग दैर्ध्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की तुलना में ज़्यादा होती है, तो उससे छोटे आकार की स्लिट बनाना आसान है, तो ध्वनि का विवर्तन अच्छे से हो जाता है, जबकि प्रकाश का विवर्तन ध्वनि की तुलना में कम होता है। क्लियर है। अब आगे अपन नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, विवर्तन के प्रकार। विवर्तन कितने प्रकार का होता है? तो विवर्तन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, जो वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर हैं। तो इनके नाम मैं आपको बताऊं तो विवर्तन में पहला विवर्तन आता है आपके पास फ्रेनेल विवर्तन। कैसा आता है बताओ? फ्रेनेल विवर्तन। तो फ्रेनेल विवर्तन क्या होता है देखना आप, जैसे मैंने आपके पास यहाँ पे ले ली स्लिट। ये स्लिट समझते हो आप? स्लिट मतलब एक लकड़ी का कार्डबोर्ड है जिसमें एक छोटा सा छेद छोड़ा है, और इस छेद या द्वारक या स्लिट या अवरोधक, और इसका आकार कितना है? ए। तो ये एक स्लिट ले ली अपन ने, स्लिट। अब क्या करेंगे विवर्तन के लिए? इधर तो क्या रखेंगे? कोई प्रकाश स्रोत, और इधर क्या रखेंगे अपन बताओ? पर्दा, स्क्रीन। प्रकाश स्रोत से प्रकाश आपते तो होगा, और पर्दे पे क्या होगा बताओ? विवर्तन प्रतिरूप आपको दिखाई देगा, ठीक है नहीं? तो यदि ये प्रकाश स्रोत और ये पर्दा, ये दोनों अगर स्लिट से निश्चित दूरी पर उपस्थित हैं, स्लिट से निश्चित दूरी पर उपस्थित हैं, प्रकाश स्रोत और पर्दा इस स्लिट से निश्चित दूरी पर उपस्थित हैं, तो इस प्रकार का जो विवर्तन है वो विवर्तन क्या कहलाता है बताओ? फ्रेनेल विवर्तन कहलाता है। फ्रेनेल विवर्तन क्या होना चाहिए कि स्लिट से इसकी दूरी और इसकी दूरी क्या होनी चाहिए बताओ? निश्चित, काउंटेबल होनी चाहिए। तो ऐसा विवर्तन क्या कहलाता है बताओ? फ्रेनेल विवर्तन कहलाता है। अब निश्चित दूरी पे हैं, तो यहाँ पे मान लो अगर बिंदुवत स्रोत लेंगे तो तरंगाग्र कैसे बनेंगे? गोलीय, और गोलीय तरंगाग्र यहाँ आपतित होंगे, ये भी नए स्रोत की तरह व्यवहार करेगा, तो यहाँ भी तरंगाग्र कैसे बनेंगे? गोलीय। और अगर यहाँ पे आप बिंदुवत स्रोत की जगह कैसा स्रोत काम में लेते हो? बेलनाकार या रेखीय, तो तरंगाग्र बेलनाकार होंगे। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि स्रोत और पर्दे की स्लिट से दूरी निश्चित है, इसलिए इस प्रकार के विवर्तन में जो तरंगाग्र होंगे वो कैसे होंगे बताओ? या तो गोलीय होंगे या फिर बेलनाकार होंगे या नहीं? तो ऐसा विवर्तन कहलाता है फ्रेनेल विवर्तन। दूसरा आपके पास आता है फ्रॉनहोफर विवर्तन। फ्रॉनहोफर विवर्तन। तो फ्रॉनहोफर विवर्तन में क्या होता है कि ये जो प्रकाश स्रोत और पर्दा है, इन दोनों की स्लिट से या द्वारक से जो दूरी है वो अनिश्चित होती है, अनंत होती है, या बहुत अधिक होती है। समझ रहे हो? मतलब ये स्रोत इस स्लिट से बहुत अधिक दूरी पर स्थित है, और ये पर्दा है ये भी स्लिट से बहुत अधिक दूरी पर स्थित है, अनंत पर स्थित है। तो इस प्रकार जब विवर्तन होगा तो उस विवर्तन को क्या बोलेंगे अपन? फ्रॉनहोफर विवर्तन। अब मैं कह रहा हूँ कि अनंत पर स्थित है, तो स्रोत चाहे किसी भी आकार का हो, लेकिन अगर ये अनंत पर स्थित है तो इससे बनने वाले जो तरंगाग्र होंगे वो कैसे होंगे बताओ? समतल होंगे। हमने पढ़ा था अनंत से आने वाले तरंगाग्र कैसे होते हैं बताओ? समतल तरंगाग्र होते हैं, ठीक है? तो इससे उत्पन्न तरंगाग्र समतल, और यहाँ पे जो विवर्तित तरंगाग्र होंगे वो भी कैसे हो जाएंगे? समतल, क्योंकि पर्दा भी अनंत दूरी पर स्थित है। तो क्लियर हुआ है आपको? तो फ्रॉनहोफर विवर्तन में क्या होता है? प्रकाश स्रोत और पर्दा स्लिट से अनंत दूरी पर स्थित होते हैं, और इसमें आपतित और विवर्तित तरंगाग्र कैसे होते हैं? समतल तरंगाग्र। तो ये थे आपके पास विवर्तन के 2 प्रकार। फिर आगे जो मैं आपको कह रहा था कि विवर्तन में से एक 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, या बड़ा क्वेश्चन बनता है, मेजर क्वेश्चन। तो मेजर क्वेश्चन क्या है? मेजर क्वेश्चन है एकल झिर्री द्वारा फ्रॉनहोफर विवर्तन। एकल झिर्री, झिर्री मतलब स्लिट या द्वारक, एकल झिर्री या स्लिट द्वारा फ्रॉनहोफर विवर्तन। फ्रॉनहोफर विवर्तन। यह आपका इम्पोर्टेंट है और मेजर क्वेश्चन है ये 4 नंबर में। वैसे थ्योरेटिकल टॉपिक है,
समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी, फिर भी मैं प्रयास करूँगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट समझा पाऊँ, क्योंकि थ्योरेटिकल टॉपिक है तो एक तरह से थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि रटना सा पड़ेगा इसको, है ना, अलग टाइप का थोड़ा सा। फिर भी आप प्रयास करें मेरे साथ और मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँगा। तो एकल झिर्री द्वारा फ्रॉनहोफर विवर्तन क्या होता है? तो सबसे पहले इन शब्दों को देखें आप। फ्रॉनहोफर विवर्तन, अब ये भी बताया फ्रॉनहोफर मतलब इसमें क्या होना चाहिए, प्रकाश स्रोत और पर्दा जो है वो स्लिट से अनंत दूरी पर रखा होना चाहिए। या आपतित और विवर्तित तरंगाग्र कैसे होने चाहिए बताओ? समतल तरंगाग्र होने चाहिए नहीं? बोलो, कोई डाउट इसमें? नहीं। इसी प्रकार फिर बोल रहे हैं एकल झिर्री। एकल झिर्री मतलब स्लिट कितनी यूज़ में लेंगे? यहाँ पे एक ही यूज़ में लेंगे, ठीक है। तो अब इस विवर्तन को अपन समझते हैं कैसा होगा। तो इसका एक डायग्राम देखना आप क्या इन डायग्राम्स को आप जब वीडियो देखें तो रफ कॉपी में बना के देखें, डेरिवेशन आए उनको लिख के देखें तो आपको अच्छे से याद होंगे, ठीक है। तो देखो, मैंने एक प्रकाश स्रोत लिया एस, ये एक वर्णी प्रकाश स्रोत है। एक वर्णी मतलब एक ही रंग का, एक ही कलर का। इस प्रकाश स्रोत को मैंने रखा है एक उत्तल लेंस के फोकस पर। ये एक उत्तल लेंस है, इस उत्तल लेंस के फोकस पे रखा है मैंने इस प्रकाश स्रोत को, O1। इस लेंस का नाम अपन दे देते हैं L1, लेंस 1। तो इसको अपन ने फोकस पे रखा है। तो इस प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें ऐसी आएंगी, किरणें यूँ, बोलो। अगर ये फोकस पे रखा है तो प्रकाश की किरणें ऐसे आएंगी, और अपवर्तन के बाद ये सभी किरणें कैसी हो जानी चाहिए बताओ? मुख्य अक्ष के समांतर, बोलो, हो जाएंगी ना? तो अपवर्तन के बाद ये सभी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि प्रकाश स्रोत फोकस पे रखा। आगे बढ़े तो ये समांतर किरणें हो गई। तो अपन को पता है कि जो समतल तरंगाग्र होते हैं वो समांतर किरणों के लंबवत होते हैं। समतल तरंगाग्र जो होते हैं वो इन समांतर किरणों के लंबवत होते हैं, बोलो, होते हैं नहीं? तो समतल तरंगाग्र समांतर किरणों के लंबवत होते हैं। तो ये जो खड़ी लाइनें किसको व्यक्त कर रही है? समतल तरंगाग्र को, कि किरणें ऐसे जा रही हैं तो समतल तरंगाग्र कैसे होंगे? इनके लंबवत। तो ये समतल तरंगाग्र हो गए। तो इस उत्तल लेंस की सहायता से हमने तरंगाग्र कैसे बना लिए? समतल तरंगाग्र, ताकि ऐसा महसूस हो कि ये तरंगाग्र कहाँ से आ रहे हैं? अनंत से, क्योंकि अनंत पर स्रोत तो नहीं रखा जा सकता। तो इसलिए हम क्या करते हैं? स्रोत को उत्तल लेंस के फोकस पे रखते हैं, प्रकाश की किरणें समांतर हो जाती हैं और तरंगाग्र कैसे बन जाते हैं? समतल। क्योंकि मैंने आपको बताया फ्रॉनहोफर विवर्तन में जो तरंगाग्र होंगे, आपतित तरंगाग्र और विवर्तित तरंगाग्र, वो कैसे होने चाहिए बताओ? समतल होने चाहिए या नहीं? तो ये समतल तरंगाग्र यहाँ पे आपतित हो रहे हैं या नहीं? अब आगे यहाँ पे रास्ते में अपन रखते हैं एकल झिर्री। एकल झिर्री, झिर्री मतलब स्लिट। स्लिट मतलब होता है कोई एक बड़ी दीवार हो या कोई लकड़ी का कार्डबोर्ड हो और उसमें बीच में क्या हो? एक हॉल हो। तो ये मान लो कोई एक दीवार है बीच में, जिसके बीच में इतना बड़ा छिद्र है, और इस छिद्र का आकार अपन ले लेते हैं ए। ए मतलब यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी है बताओ? ए है, स्मॉल ए, बोलो, है या नहीं? क्लियर है? तो अगर इसका आकार ए ले लेते हैं तो ये प्रकाश की किरणें आगे जाएंगी यूँ ऐसे, या समतल तरंगाग्र आगे बढ़ेंगे या नहीं? अब यहाँ पे ये प्रकाश की किरणें ऐसे आगे बढ़ती जाएंगी, इस तरीके से आगे बढ़ती जाएंगी। अब इधर भी एक और लेंस लगा दिया जाए L2, एक लेंस और लगा देते हैं यहाँ पे। वही उत्तल लेंस लगाना है अपन को पहले की तरह। एक और उत्तल लेंस लगा दिया, इसका नाम दे दिया L2। ये इसका केंद्र हो गया, प्रकाश केंद्र O2 हो गया नहीं? अब क्या होगा बताओ? अब ये लेंस वापस से इन किरणों को क्या कर देगा बताओ? फोकसित कर देगा, फोकस पे मिला देगा। अपवर्तन के बाद, क्योंकि किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो अपवर्तन के बाद फोकस पे मिलेंगी। तो ये फोकस पे मिल गई। अब यहाँ पे
इस बिंदु पे अपन यहाँ पे रख देंगे एक पर्दा, स्क्रीन जिसे बोलते हैं, ये पर्दा रख दिया इस जगह। पर्दे पे क्या होता है, ये इस व्यतिकरण प्रतिरूप को लेते हैं। प्रतिरूप मतलब घटना, मतलब प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा है, कम है, अंधेरा है, उजाला है, ये सब किस पे प्राप्त किया जाता है बताओ, पर्दे पे। तो यहाँ एक पर्दा लगा देते हैं, अंधेरे कमरे में किए जाते हैं प्रैक्टिकल, और सामने कोई ब्लैक कलर की सीट लगा देते हैं तो उस पर क्लियर दिखाई देता है आपको, उजाला, अंधेरा, अधिक उजाला, कम उजाला, वो। तो ये एक पर्दा ले लिया अपन ने, लिया है। तो आप देख पा रहे हैं कि हम ये मान के चल रहे हैं विवर्तन की घटना हो रही है। विवर्तन घटना हो रही है मतलब स्लिट का आकार आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से कम है। स्लिट का आकार आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से कम है या नहीं? तो विवर्तन की घटना अगर यहाँ हो रही है तो यहाँ पे प्रकाश जो है वो स्लिट के किनारों से मुड़ेगा। कैसे मुड़ेगा? इस तरीके से, इधर भी मुड़ेगा, इधर भी मुड़ेगा और सामने। जैसे अपन टॉर्च की बात करें, टॉर्च की स्लिट होती है ऐसी, होती है नहीं ऐसे? तो यहाँ जब लाइट आती है तो लाइट देखो ऐसे भी जाती है, ऐसे भी जाती है, सामने भी जाती है, सभी जगह जाती है नहीं? बोलो ऐसे। तो इसका मतलब जो प्रकाश होता है वो प्रकाश जो है वो सभी दिशाओं में इस तरीके से जाता है या नहीं? तो इस तरीके से फैलता है प्रकाश। तो आप देख पा रहे हो कि जो किरणें इधर मुड़ी हैं, और इधर मुड़ी हैं और सामने गई हैं, तो ये जो मुड़ी हैं ये विवर्तन हुआ है, विवर्तन इधर भी हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीच में खाली हो गया, बीच में भी प्रकाश गया, तो मतलब प्रकाश इस पूरे क्षेत्र में गया है। लेकिन हम विवर्तन का यदि अध्ययन करें तो विवर्तन का अध्ययन या तो ऊपर की साइड करेंगे या फिर नीचे की साइड। तो नीचे की साइड वाली ख़त्म कर देते हैं अपन, केवल ऊपर की साइड अध्ययन करते हैं। ऐसा नहीं मान रहे, होता तो है यहाँ पे, लेकिन अध्ययन के लिए केवल ऊपर। तो एक तो सीधी प्रकाश की किरणों को लेंगे और एक ये विवर्तित प्रकाश की किरणों को लेंगे। समझ पा रहे हो? तो मैं कह देता हूँ कि कुछ प्रकाश तो सीधा निकल जाएगा जो लेंस L2 के द्वारा यहाँ फोकसित हो जाएगा, और कुछ प्रकाश यहाँ से विवर्तित होगा। विवर्तित होने का मतलब ऐसे जाएगा ये, तो यहाँ पे किसी कोण थीटा से विवर्तित हो जाएगा। थीटा क्या हो गया यहाँ पे? विवर्तन कोण। क्या हो गया थीटा बताओ? विवर्तन कोण। तो जब यहाँ विवर्तित हुआ तो कुछ किरणें इधर जाएंगी, तो इसी के समांतर एक किरण अपन यहाँ से मान लेते हैं और इसी के समांतर एक किरण यहाँ से मान लेते हैं। देखो विवर्तन इधर भी होगा, लेकिन विवर्तन का अध्ययन करते समय एक ही दिशा में ले रहे हैं अभी। अब ये किरणें देखो, फिर यहाँ अपवर्तन होगा, तो ये कैसे जाके मिलेंगी बताओ? ऐसे, ऐसे, ऐसे यहाँ जाके मिलेंगी। मान ले कि ये बिंदु क्या है बताओ? O, ये वाला बिंदु, और ये वाला बिंदु क्या है बताओ? P। तो बताओ यहाँ आके मिलेंगी या नहीं? क्लियर है? तो मैं बता रहा हूँ कि ये तो वे किरणें जो सीधी निकल जाती हैं, और ये वो किरणें हैं या वो तरंगें हैं जो विवर्तित हो जाती हैं, अपनी वास्तविक दिशा से थीटा कोण से विवर्तित हो जाती हैं। इसमें देख पा रहे हो सीधी निकलने वाली सामने भी उजाला होगा, सामने जाने वाली किरणें भी हैं, इधर जाने वाली भी है, इधर वाली भी होती है, लेकिन इनको नहीं मान रहे हैं अपन। ठीक है, तो इस तरीके से होगा या नहीं? तो ये अपन ने बना लिया। अब इस पर्दे पर यदि व्यतिकरण प्रतिरूप देखें तो इस पर्दे पर क्या प्राप्त होता है कि जो बीचों बीच में जो केंद्रीय बिंदु है, इस केंद्रीय बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता सर्वाधिक दिखाई देती है। प्रकाश की तीव्रता सर्वाधिक मतलब ये जो बनाया है ऐसा कुछ नहीं है, ये तीव्रता को बता रहा है। तीव्रता मतलब उजाला, ये एक तरह का ग्राफ है, खड़े यूँ सीधा करके ग्राफ बनाते ना अपन। तो यहाँ पे जो केंद्र है, केंद्र में ये जो प्रकाश की तीव्रता जो है, तीव्रता वो क्या होगी बताओ? अधिकतम होगी, अधिकतम। तो केंद्रीय फ्रिंज की तीव्रता क्या होगी बताओ? अधिकतम होगी या नहीं? हम देखते हैं पर्दे पर जो प्रतिरूप प्राप्त होता है उसे आँखों से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे तीव्रता अधिकतम, मतलब उजाला बहुत ज़्यादा है। फिर अगल बगल देखें तो इसके ऊपर यहाँ पे तीव्रता न्यूनतम हो जाएगी, फिर ऐसे होगा, मतलब फिर तीव्रता अधिकतम होगी, फिर न्यूनतम हो जाएगी, फिर अधिकतम, फिर न्यूनतम, ऐसे। बोलो कोई दिक्कत? और सेम इसी तरह का पैटर्न आपको यहाँ मिलेगा,
तो देखो आप देख पा रहे हो ये सर्वाधिक तीव्रता है जो केंद्रीय फ्रिंज पे प्राप्त होगी। ये तीव्रता और कम होगी, ये और कम होगी, ये और कम होगी। मतलब प्रकाश की तीव्रता लगातार घटती जाती है दोनों तरफ, चाहे ऊपर की तरफ जाओ या नीचे की तरफ जाओ। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये जो अधिकतम तीव्रता जहाँ प्राप्त होती है, कुल मिला के हम कह सकते हैं ये क्या बन रही है, प्रकाश की फ्रिंज बन रही है। फ्रिंज जहाँ पे ये सुरंग जैसा बना हुआ है वहाँ तीव्रता अधिकतम है। अधिकतम तीव्रता मतलब एक तरह से समपोषी व्यतिकरण है, और जहाँ पे ये ख़त्म सा हो गया वहाँ विनाशी व्यतिकरण मतलब न्यूनतम तीव्रता है। तो ये क्या बन रही है, फ्रिंज बन रही है। लेकिन यहाँ फ्रिंजों की तीव्रताएं क्या है बताओ, अलग अलग है। बोलो है या नहीं? अब देखो ये जिस फ्रिंज की तीव्रता सर्वाधिक होती है जो केंद्र में बनती है, इसको बोलते हैं अपन केंद्रीय उच्चिष्ट। क्या बोलते हैं बताओ? केंद्रीय उच्चिष्ट। उच्चिष्ट मतलब सबसे ऊंचा, सबसे ज़्यादा तीव्रता वाला। ठीक। उसके बाद ये जो बनता है ये, इसको बोलते हैं प्रथम निम्न, एक मिनट, द्वितीयक उच्चिष्ट। क्या बोलते हैं बताओ? द्वितीयक उच्चिष्ट। अब इसमें यही वाला नहीं, ये इधर से ये सभी क्या कहलाते हैं बताओ? द्वितीयक उच्चिष्ट कहलाते हैं। इसको बोलते हैं पहला द्वितीयक उच्चिष्ट, ये दूसरा द्वितीयक उच्चिष्ट, ये तीसरा द्वितीयक उच्चिष्ट। ये पहला द्वितीयक उच्चिष्ट, ये दूसरा द्वितीयक उच्चिष्ट, और ये तीसरा द्वितीयक उच्चिष्ट। ठीक है। और उसके बाद ये जो बनते हैं जहाँ पे तीव्रता न्यूनतम है, इनको बोलते हैं अपन प्राथमिक निम्निष्ठ। प्राथमिक निम्निष्ठ, प्राथमिक निम्निष्ठ। ठीक है। तो जहाँ तीव्रता न्यूनतम है उनमें देखो ये वाला जो होगा ना, ये पहला प्राथमिक निम्निष्ठ, ये दूसरा प्राथमिक निम्निष्ठ, ये तीसरा प्राथमिक निम्निष्ठ, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा प्राथमिक निम्निष्ठ। ऐसे क्लियर है? मतलब कुल मिला के विवर्तन जैसी घटना है, सॉरी व्यतिकरण जैसी घटना है। विवर्तन जो है वो व्यतिकरण का एक रूप है, लेकिन इसमें क्या होता है, वहाँ व्यतिकरण में तो अपन संपोषी और विनाशी बोलते हैं। अधिकतम तीव्रता को संपोषी और न्यूनतम तीव्रता को विनाशी। यह नाम थोड़े बदल दिए। अधिकतम तीव्रता को उच्चिष्ट बोलेंगे और न्यूनतम तीव्रता को निम्निष्ठ। बीच में सबसे बड़ा उच्चिष्ट बनता है तो इसको केंद्रीय उच्चिष्ट नाम दे दिया। अगल बगल जो बनते हैं वो द्वितीयक उच्चिष्ट हो गए और उनकी तीव्रता लगातार घटती जाती है। और जो निम्निष्ठ बने हुए उनको बोलते हैं प्राथमिक निम्निष्ठ। क्लियर है? ठीक है। तो अब देखो आप एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, वैसे तो मैंने आपको इसमें बता दिया पर फिर भी एक बार फिर से मैं बोलता हूँ। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट मतलब प्रायोगिक व्यवस्था क्या है इसकी, एकल झर्री द्वारा फ्रॉनहोफर विवर्तन की प्रायोगिक व्यवस्था। देखो कैसे बोलेंगे अपन। हम एक वर्णी प्रकाश स्रोत एस लेते हैं जिसको एक उत्तल लेंस L1 के फोकस पे रखते हैं। इससे निकलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, अर्थात समतल तरंगाग्र जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। इन समतल तरंगाग्रों के मार्ग में एक स्लिट लगाते हैं। स्लिट का आकार आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से कम रखा जाता है। तो इस स्लिट से गुजरने के बाद प्रकाश के विवर्तन की घटना होती है। तो विवर्तन की घटना होती है तो प्रकाश जो अपनी वो वास्तविक दिशा से या प्रारंभिक दिशा से थीटा कोण पर विवर्तित तो हो जाता है। तो प्रकाश की किरणें जब आगे जाती हैं तो आगे एक अन्य उत्तल लेंस L2 का उपयोग किया जाता है, जिसकी सहायता से इन किरणों को आगे स्थित पर्दे पर फोकसित कर दिया जाता है। और पर्दे पर जब व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है तो उसमें केंद्रीय फ्रिंज जो है वो सबसे अधिक तीव्रता वाली होती है, जिसे केंद्रीय उच्चिष्ट बोलते हैं। और उसके अगल बगल जो उच्चिष्ट होते हैं जिन्हें द्वितीयक उच्चिष्ट कहा जाता है, उनकी तीव्रता लगातार घटती जाती है। और साथ में कुछ निम्निष्ठ प्राप्त होते हैं जहाँ तीव्रता न्यूनतम होती है नहीं। तो ये आपके पास हो गया प्रायोगिक अरेंजमेंट या प्रायोगिक व्यवस्था। अब बात करें कि ऐसा क्यों हुआ। तो ये जो भी चीज़ें होती हैं आपके पास, अधिकतम तीव्रता, न्यूनतम तीव्रता, समपोषी, विनाशी, ये किसके कारण होता है? कलांतर के कारण। और कलांतर किससे पता चलता है? पथांतर से। तो आप देख पा रहे हो, आप देखना इधर, मैं बिंदु P पर कोई ये उच्चिष्ट बना हुआ है, बिंदु P पर ये उच्चिष्ट बना हुआ है जिसे अपन द्वितीयक उच्चिष्ट बोलेंगे, पहला द्वितीयक उच्चिष्ट। तो ये जो पहला द्वितीयक उच्चिष्ट है
इस पे देखो, एक प्रकाश की किरण यहाँ से आई, ऐसे आ गई, दूसरी प्रकाश की किरण या तरंग यहाँ से आई, एक तरंग यहाँ से आई, एक तरंग यहाँ से आई, ऐसे आई, दोनों एक दूसरे पे अध्यारोपित हुई। अध्यारोपित हुई तो प्रकाश की तीव्रता अधिकतम मिली। अधिकतम मिली मतलब समपोषी व्यतिकरण हुआ होगा, या कैसे भी आप समझ पा रहे हो। तो ये दोनों एक दूसरे पे अध्यारोपित होती हैं, तो ये दो तरंगों के कारण हुआ ऐसा। तो ये तरंग जो है वो ये वाला पथ तय करती है और ये तरंग ये वाला पथ तय करती है। तो आप अगर चित्र को गौर से देखेंगे, डायग्राम को, तो इसमें दिखेगा कि इस पथ की लंबाई ज़्यादा होगी और इस पथ की लंबाई क्या होगी बताओ, कम होगी। ये पथ की लंबाई कम है और ये पथ की लंबाई ज़्यादा है। तो क्या करें, आप इस पथ को नाप लो, या नापना क्या है, प्रकार में एक चाप भर लो यहाँ से यहाँ तक का, और उतना ही चाप लेके यहाँ से इधर काट दो, या स्केल से नाप लो और नाप के इधर मेज़र कर लो। तो आप देखोगे तो यहाँ पे चाप कटेगा, तो मतलब ये वाला पथ और ये वाला पथ बराबर हो जाएंगे, और ये अतिरिक्त जो बचेगा उसे अपन क्या बोलेंगे, पथांतर। इधर से जाने वाली तरंग और इधर से जाने वाली तरंग, है ना, दोनों तरंगों के पथों का अंतर। तो ये बिंदु नाम दे देता हूँ मैं एम, इस बिंदु का नाम दे दिया मैंने, क्या नाम दे दिया, एम। तो ये पथांतर हो गया आपके पास। जैसे स्लिट का नाम दे देते हैं ए बी, तो ये जो बी एम है, बी एम क्या हो गया बताओ, पथांतर। जब इसको यहाँ से मिलाते हैं यूँ ऐसे, तो ऐसे मिलाते हैं तो यहाँ लंबवत प्राप्त होता है, लंबवत, ठीक है। और इसको यूँ मिला दो इस तरीके से, डॉटेड लाइन से मिला दिया, तो ये जो बी एम मिला ये क्या बना, दोनों तरंगों के पथों का अंतर, जिसे हम क्या कहते हैं बताओ, पथांतर कहते हैं। तो ये पथांतर कैसे ज्ञात करें, देखना आप, ये कोण थीटा है ये वाला, तो ये कोण कितना होगा पता करें। तो देखो आप, मैंने बताया ये जो है ना ये लंब है, इन दोनों पथों पे ये लंबवत है, तो ये थीटा है, और ये पूरा कोण 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये इधर वाला ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्लियर, बोलो, ये 90 पूरा और ये थीटा है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। फिर दोबारा आओ, एक प्रकाश किरण यूँ जा रही है, डॉटेड डॉटेड, एक वर्टिकल ऊर्ध्वाधर रेखा ऐसे खींचिए, डॉटेड डॉटेड, तो ये भी तो आपस में लंबवत है, तो इसमें ये वाला कोण 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा, तो ये वाला कोण थीटा होगा। एक तो ऐसे याद रखो, या मैंने आपको एक प्रमेय बताई थी कि दो किरणों के बीच का कोण थीटा है, तो उनके दो रेखाओं के बीच का कोण थीटा है, तो उनके लंबवत रेखाओं के बीच में भी कोण क्या होगा बताओ, थीटा। तो ये कोण कितना होगा बताओ, थीटा। अब देखो, यदि पथांतर ज्ञात करें तो देखो, त्रिभुज ए एम बी में, त्रिभुज ए एम बी हो गया, ए एम बी, इसमें साइन थीटा कैलकुलेट करो, साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना आएगा, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो लंब तो कितना हो गया बताओ, बी एम, और कर्ण हो गया आपके पास कितना हो गया, ए बी। तो बताओ साइन थीटा बराबर बी एम, और बटे में कितना आ गया होता, ए बी। ए बी की चौड़ाई कितनी है, स्मॉल ए, तो बी एम बराबर आ गया आपके पास ए साइन थीटा। और बी एम को ही क्या बोला था, पथांतर, और पथांतर को डेल से व्यक्त कर सकते हो, तो डेल बराबर ए साइन थीटा। तो मतलब व्यतिकरण की घटना के दौरान जो पथांतर का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा बताओ, ए साइन थीटा। बोलो होगा या नहीं। तो व्यतिकरण में जो पथांतर आया वो ए साइन थीटा, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ तक कुछ समझ में आया आपके। टॉपिक थोड़ा सा अटपटा लग रहा है क्योंकि डायग्राम टिपिकल है, लेकिन फिर भी अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार रिवाइज करके देखो तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक एक वर्ड को अपन ने क्लियर किया है ना, किया है या नहीं। तो इसके आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो इसको आप रिवाइज करें और ये डायग्राम आप रफ में बना के देखें। ठीक है।